हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इनायत। आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में जिसका नाम है टॉक विद उस्ताद। आप गेस करिए कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो कौन है। उनका नाम है तुषार और उनकी चीज़ें आप अगर समझना चाहते हैं क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं और किस किस सेगमेंट्स में अभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे वो बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, तो जानते हैं उनसे कि वो कैसे स्टार्टअप को हेल्प करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। सर, काफ़ी हमारे ऑडियंस का एक क्वेश्चंस आते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट कर लिया बट बिज़नेस को बढ़ाए कैसे। बिज़नेस बढ़ाने के लिए आज के टाइम पे सबको फंडिंग की ज़रूरत है, तो आपका जो रोल क्या है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया और आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। श्योर, थैंक यू इनायत, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मैंने आई एम एन इंजीनियर एंड MBA फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई डिड लीडरशिप स्टडीज़ फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी। तो MBA के बाद ही मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, जो मैंने 6 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया और उसके बाद फिर नारायणा इंस्टीट्यूट को तीनों सेंटर्स भेज दिए थे। क्योंकि उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉर्थ दिल्ली मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन आ गया था। तो आइदर फ्रेश पैसा लगाओ या फिर एग्जिट कर लो, देयर वाज नो मिडिल वे, नहीं तो बिजनेस पीछे चला जाता। तो वो मेरा बहुत जल्दी एक एक्सपोजर हो गया और मुझे कैपिटल की वैल्यू रियलाइज़ हुई कि धंधे में अगर पैसा लगाना होता है तो उससे रिटर्न कैसे जनरेट हो सकता है और उससे क्या चीज़ बिजनेस को हेल्प मिलती है। लेकिन उसके बाद मेरी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें आई वाज इन फाइनेंशियल एडवाइजरी एट डिलॉयट एंड टूश। उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का वेंचर आर्म ब्रांड कैपिटल गया, तो करीब हमने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करी, जो हम पूरी टीम थी हमारी। उसके बाद आई वाज इन सेंट्रल ट्रेजरी ऑफ एयरसेल, जो टेलीकॉम कंपनी थी। ऑपरेशंस देख रहा था मैं वहाँ पर। और उसके बाद आई वाज हेडिंग ट्रेजरी विद द रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS, और वहाँ पे मैंने $2.5 बिलियन का उनके लिए फंडिंग रेज किया था 3 साल में। और फाइनली आई वाज CFO ऑफ अ कंपनी जो गुगनहाइम पार्टनर्स की है, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, अराउंड $200 बिलियन का। उसके बाद मैंने स्टार्टअप फील्ड में अपना एंट्रेंस, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू एज कंपनीज, उसकी क्या वैल्यू है, तो वहाँ से मुझे ब्रांड कैपिटल से और प्राइवेट इक्विटी फंडेड कंपनी के अंदर CFO रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स की क्या वैल्यू है। और तब मैंने कंसल्टेंसी वेंचर शुरू किया 2016 में। आज हम वेंचर एडवाइजर्स हैं, एक कनेडियन वेंचर कैपिटल फंड लॉयल VC, और हमने 300 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है 60 कंट्रीज़ में। और ये पूरी जर्नी रही है। 4 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें डॉक्टर किरण बेदी ने भी हमें अवार्ड दिया है। और 450 वेंचर कैपिटल फंड्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया है, उसके साथ एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं मैंने। सो जनरली सर, आज के टाइम पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि स्टार्टअप पे एक कल्चर आ गया है, जब से ये जियो का सिनेरियो आया है 2014 के बाद, जब से मोदी जी आए हैं, जब से ये स्टार्टअप हर जगह सुनने को मिल रहा है। ये एंटरप्रेन्योर से पहले किसी कोई नहीं जानता था, सब बिजनेस धंधा ये जानते थे, दुकान खोली कमाया, ये हो गया। आज के टाइम पे सबको पता है कि अगर कमाएंगे, मतलब धंधा स्टार्ट करना है, तो कैपिटल लगे, कैपिटल पापा तो देने वाले नहीं है, और तो सोचते हैं सबसे पहले पकड़े VC को। तो आपके नजरिए से VC होता कौन है? VC वो होता है जो रिच लोगों के पैसे बोलता है मैं लगाऊंगा स्टार्टअप्स में, और वो एक टीम बना के वो पैसे लगाता है, और 5 से 10 साल के बीच में उसमें उस पैसे को कंपनी को बाद में अपनी शेयर बेच के वो रिटर्न निकालता है, और रिटर्न का कुछ शेयर वो जिनसे पैसा लिया था वापस कर देता है, और बाकी कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेता है। सर, आज के टाइम पे ना ज़्यादा जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो आप अगर इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखते हैं किसी स्टार्टअप में? देखिए, मैं तो फाउंडर देखता हूँ कि फाउंडर में कितना दम है। अब आप अगर धीरे धीरे कुछ टाइम तक किसी फाउंडर को ऑब्जर्व करो तो आपको उसके ट्रेड्स समझ में आना शुरू हो जाते हैं कि एक्चुअल में मेहनत कर भी रहा है या नहीं। अब कई फाउंडर्स हैं, एक दिल्ली में पब में स्टार्टअप मीट हुई थी। अच्छा। अब वो वहाँ पे सब बियर पी रहे थे, तो मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं पीता नहीं हूँ।
तो उनमें से कुछ फाउंडर्स ने बाद में मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे बहुत क्लियरली वहाँ पे समझ में आ गया था कि कौन वहाँ पे बिजनेस करने आया है, जिसने मुझे अलग से पकड़ लिया बाहर और अपना स्टार्टअप एक्सप्लेन किया, और वो आया ही उसी चीज़ के लिए था, और कौन सिर्फ मस्ती मारने आए थे। तो बेसिकली जो आदमी अपने टाइम की वैल्यू करता है, तो फाउंडर के लिए तो बहुत बड़ा ट्रेट है वो। तो इसलिए फाउंडर सबसे पहली चीज़ है, लेकिन दूसरा ये भी है कि उसने कितना रिसर्च किया है कि वो क्या बनाना चाहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी अभी पीछे एक स्टूडेंट आया था मेरे पास पुणे से, तो वो कहता है कि मैं CBDC बनाऊंगा, अच्छा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके, जो करेंसी बनाना ही सिर्फ RBI सकता है। तो वो कह रहा था कि वो मैं बनाऊंगा, उसने पूरी प्रेजेंटेशन भेजी हुई थी मुझे। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, मतलब आप हमारे यहाँ पे मुकुट तो लगा नहीं हुआ ऊपर कहीं की, तो इस टाइप से कई करेक्ट। तो आप जब भी इन्वेस्ट करने से पहले आप देखते हैं कि जो स्टार्टअप का फाउंडर है उसका विजन क्या है। ऐसा तो नहीं हो पैसा लेके उस अगला बिजनेस स्टार्ट कर दे और वो खत्म कर दे जिसके लिए पैसा उठाया। जनरली लोग यही करते हैं आज के टाइम पे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है वैसे, मतलब मैंने एक फंडिंग कराई थी, 2 जैन ब्रदर्स ने फंडिंग की थी। ओके। और वो जब उनमें से एक फाउंडर को दिखा कि कंपनी उससे संभल नहीं रही है, तो जो बचा हुआ पैसा था वो लेके, अच्छा, हाँ, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बैड, वो बेचारे उन जैन ब्रदर्स जो मैं, तो वो हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो फाउंडर एक सिस्टम से आ रहा होता है कि वो सही जगहों पे गया, उसने देखा कैसे कंपनी सेट हो रही हैं, या फिर सही तरह से उसने मेंटरिंग ली हुई है, या उसने कोई अच्छा एक्सेलरेटर ज्वाइन किया हुआ था, या वो किसी बहुत अच्छी कॉर्पोरेट बॉडी से निकल के आ रहा है, या बहुत अच्छे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ऐसे लोग जेन्युइनली ट्राई करते हैं स्टार्टअप्स करना। वो आपकी उनसे बात करके पता चल जाता है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग इन द बिजनेस। करेक्ट। सो जैसे कि आपने बताया कि पहले आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो जो कि आपने उसको सेल कर दिया, राइट। उसके बाद आपने एक जर्नी स्टार्ट करी, एक इसी फील्ड में एंटर करना स्टार्ट किया, नॉलेज लिया पार्ट टाइम एंड लाइक अभी आप एडवाइजर भी रह चुके हैं कई कंपनीज में। तो उसके बाद आपने जो कंसल्टेंसी स्टार्ट करी आपने, उसमें आप कैसे लाइक हेल्प करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को? देखिए, कंसल्टेंसी में हमारे पास हर टाइप की कंपनीज आती हैं। तो जो कंपनीज अर्ली स्टेज पे आती हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं कि लेट मी मेंटर यू फॉर 2 to 3 months, और उसके बाद जब आप थोड़ा शेप में आओगे कि आपको बनाना क्या है, उसका बिजनेस प्लान बनेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन पिच डेक बनेगा, उसका फाइनेंशियल एक मॉडल बनेगा कि कैसे पैसा उसमें जाएगा, धंधे में से कैसा रिटर्न आएगा, और उस कंपनी की क्या वैल्यू क्रिएट हो सकती है 5 साल में, तो वो करते हैं। और उसके बाद फिर मेन चीज़ ये है कि कंपनी को 7-8 एरियाज में हेल्प करते हैं, जैसे कि यूनिट इकोनॉमिक्स जो आजकल इन्वेस्टर बहुत पूछ रहा है, जैसे कि MIS को कैसे आपको दिखाना चाहिए इन्वेस्टर को, जैसे टर्म शीट जो आप साइन करोगे इन्वेस्टर से उसमें क्या होना चाहिए, वो कौन से क्लॉजेज हैं जो मैटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर इन्वेस्टर से कॉल करवा के और उसके बाद फिर फंडिंग का प्रोसेस रहता है। तो जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 6 कंपनीज में हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी हैं कि मेरे को कोई ऐसी चीज़ दिखी कि यार इसमें मुझे डालना ही है, तो मैंने डाला और मैंने रिग्रेट भी नहीं किया फिर बाद में। लेकिन जो नेटवर्क से इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है। ओके। तो सर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहला उसका इन्वेस्टमेंट राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडिया में आप मान लो कि एंजल इन्वेस्टर पैसा डालता है, तो आजकल तो जो जितने भी ये नेटवर्क्स हैं, फार्ड नेटवर्क हो गया, मुंबई एंजल्स हो गया, वी फाउंडर सर्कल हो गया, इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया, चंडीगढ़ एंजल्स हो गया, ये सब बोलते हैं एंजल को कि तू 2 लाख से 5 लाख से स्टार्ट करो। ओके। तो इन्वेस्टर के माइंड में ये रहता है कि मेरे को 2 लाख करना है, चल 5 लाख डाल दिया, चल थोड़ा डाल दिया। लेकिन जो एंजल एक धंधा कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसको कहता है मुझे इस धंधे की पूरी समझ है, तो मैं तो इसमें डालूंगा, कंपनी में डालूंगा, मैं 25 लाख डाल दूंगा, मैं 40 लाख डाल दूंगा। लेकिन जो एंजल सपोज दुबई में या सिंगापुर में या हांगकांग में कोई डॉलर अर्निंग जॉब कर रहा है, तो उसका बहुत पैसा है, डॉलर में कमा रहा है, वो लोग डालते हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़, वो लोग अर्ली स्टेज में भी काफ़ी पैसा डाल देते हैं।
और उसके बाद प्री सीड तो बहुत ही प्री सीड मतलब जब कुछ है ही नहीं, उस टाइम पे फ्रेंड्स एंड फैमिली होता है FNF। तो उसके बाद होता है एंजल जो कि लाखों में चलता है, पर अगर डॉलर का है तो ज़्यादा चलता है। फिर होता है सीरीज ए चलता है $1 मिलियन यानी 8 करोड़ उस टाइप से। फिर सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D। तो जैसा सीड फंड का जो है वो आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसका बिजनेस आइडिया में देते हैं या उसमें कोई उसने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करके कुछ मार्केट से लाइक प्रॉफिट गेन किया है, ये देखते हैं या फिर? देखिए वो हमारे उसमें एक टर्म दो यूज होती है ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दिखा दिया जो कल को शायद कमाए। और प्रोडक्ट मार्केट फिट ये होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाने के बाद उससे कुछ कमा के भी दिखा दिया। तो ज्यादातर जो कंफर्ट आता है इन्वेस्टर्स को हमारी लाइन में वो प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद आता है कि उसने कमा के दिखा दिया। अब उसको सिर्फ मार्केटिंग का पैसा चाहिए, मार्केटिंग का पैसा जाएगा, 1 करोड़ टर्नओवर से या 50 लाख टर्नओवर से सीधा 15 करोड़ हो जाएगा, कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ 60 करोड़ हो जाएगी। तो सब उसी स्टेज पे 80-90% लोग उसी स्टेज पे डालना चाहते हैं। जो अर्ली स्टेज पे होता है वो बहुत रिस्की एक तरह से मनी होता है, तो उसमें लोग छोटा अमाउंट डाल के ज़्यादा खुश हैं। तो सर जैसे कि उसमें वैल्यूएशन कैसे काउंट करते हैं आप? वैल्यूएशन हमेशा धंधे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर होती है कि कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, टर्नओवर कर रही है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और उसका लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार रेवेन्यू कंपनी का बहुत अच्छा होता है लेकिन जो कैश जनरेट हो रहा होता है वो बहुत कम होता है। तो वो फ्री कैश फ्लो बहुत मैटर करता है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो वो जो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो आती है उसके मल्टीपल्स में कंपनी की वैल्यूएशन चलती है। यानी 1 करोड़ का टर्नओवर था, कंपनी की वैल्यू लग गई 10 करोड़। 1 करोड़ से जब टर्नओवर 5 करोड़ हुआ तो कंपनी की वैल्यू हो गई 30-40 करोड़। मतलब 10 टाइम्स आप 10 टाइम्स 5 टाइम्स। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वरी करता है या फिर हम एंटरप्रेन्योर खुद ही ऐड कर सकता है कि अपने अकॉर्डिंग फ्यूचर वैल्यूएशन लगा के? नहीं, वैल्यूएशन एक आर्ट है और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती है। और नेचुरली अगर आज एक आपने लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और बहुत मुश्किल से प्रॉफिट आता है, डिलीवरी आज तक लॉस में है। करेक्ट। तो वो उसकी जो वैल्यूएशन की मेथडोलॉजी है वो सेम नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू अ फिनटेक कंपनी जिसने लॉन्च किया, फटाफट सब्सक्राइबर आ गए, फटाफट नंबर्स बन गए और लेंडिंग हो गई ऐप के थ्रू और उसकी बुक वैल्यू के बेस पे उसको वैल्यूएशन लग गई। वो बहुत सारी मेथडोलॉजीज होती हैं, रेवेन्यू मल्टीपल, एबिडा मल्टीपल, प्रॉफिट पी मल्टीपल, उसके बाद फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर बुक वैल्यू बेस्ड वैल्यूएशन, एसेट बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं और जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं जो लेंडिंग करती है उनकी एसेट बेस पे होती है। तो बहुत सारी मेथडोलॉजीज यूज होती है इसमें। तो जैसे कि आपने बताया अगर सीड फंड अगर कोई डालता है उसका एक आइडिया फेज अ बिजनेस है। मैं एक आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, एक बिजनेस है, उसने एक आइडिया जनरेट किया है और आपको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो अपनी वैल्यूएशन कैसे बनाएगा क्योंकि उसका भी जीरो सेल है बट उसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है बट उसको लॉन्च करना है, मार्केट करना है, ऑफिस लेना है, स्टाफ हायर करना है। तो उस टाइम पीरियड में उस पे आप इन्वेस्ट करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, अभी एक कंपनी मेरी क्लाइंट है, उसने एक ऐप बनाई है जो यूपीआई के बेसिस पे लेंडिंग करती है और छोटा अमाउंट लेंड करती है, 5,000 का लोन, 20,000 का लोन। ओके। और आरबीआई ने अभी नए नॉर्म्स निकाले हैं तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है। अच्छा, दूसरा उसने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से टाई अप भी कर रखा है। एक 900 करोड़ की बैलेंस शीट है, एक 100 करोड़ की। तो उसकी बैलेंस शीट से मनी निकाल के लैंड कर रहा है अपनी ऐप के थ्रू। अभी कुछ खास किया नहीं है, 25 लाख की लैंडिंग करी है, तो उसमें से 4 लाख उसका प्रॉफिट था जो उसका कमीशन था। तो 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे टर्म शीट मिली हुई है 2 करोड़ की। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने टाई अप भी कर दिया बैंक से और उसने प्रोडक्ट भी बना दिया, प्लेटफॉर्म भी बना दिया, टीम भी बना दी और लीगली वो बिल्कुल आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई हैं बिल्कुल क्लियर। तो
सब कुछ क्लियर था इन्वेस्टर के लिए कि भाई मेरे को अब पैसा डालना है, थोड़ी सी लैंडिंग ज़्यादा करेगा, बुक बन जाएगी, बुक वैल्यू के बेस पे वैल्यूएशन बन जाएगी, तो अगला राउंड सीधा 12 करोड़ से सीधा 35-40 करोड़ पे होगा। ओके। तो तुम 3 गुना हो गए। तो वो एक उसमें फिर मतलब ऐसा नहीं है कि 4 लाख की उसकी रेवेन्यू है तो उसका 12 करोड़ की वैल्यूएशन। देखो उसने सब कुछ करा भी तो है, उसने पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, टेक्नोलॉजी टीम रखी, उसने एनबीएफसी से टाई अप किया, तो उस सब की बहुत वैल्यू होती है। करेक्ट। तो मतलब आपका मेन ये चीज़ कहने की है कि अगर आप कोई इन्वेस्टर को पिच करता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर वो चीज़ देखता है कि उसने फ्यूचर कोलैबोरेशंस क्या है, करंट में कोलैबोरेशंस क्या क्या है, फ्यूचर में इससे बेनिफिट्स क्या मिलेगा, करंटली इसकी टीम साइज कितनी है, कितनी स्ट्रांग है, ये चीज़ आप उसको प्रोडक्ट करने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आइडिया स्टेज पे तो देखो IIT दिल्ली में मैं शार्क टैंक में आई वाज अ शार्क, तो वहाँ पे एक लड़का मुझे बोला सर आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। तो जब मैं ऑडिटोरियम के बाद बैठा था वहाँ अंदर बोर्ड रूम में, तो वो अलग से आया मेरे पास, तो बोला सर मैं लखनऊ गया था घर अपने, और मैंने मम्मी को बोला मैं कुछ बनाना चाहता हूँ स्टार्टअप, तो अगले दिन 50-50 लाख के 3 चेक आ गए। अच्छा। अब वो ड्रॉर में पड़े हुए हैं सर, उसको कन्वर्ट करूं अभी या नहीं करूं, या प्रोडक्ट बनाने के बाद वैल्यूएशन बना के फिर कन्वर्ट करूं। तो अब वो IITian है, उसकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स पे भरोसा है, उसकी सिंसेरिटी पे भरोसा है लोगों को, तो 50-50 लाख के 3 चेक आ गए। लेकिन ये चीज़ हर आदमी के लिए तो शायद ट्रू नहीं होगी। अब जिस आदमी ने अपने आप को, बच्चे ने अभी तक अपने आप को प्रूव ही नहीं करा लाइफ में, तो आदमी मतलब कोई उसके ऊपर पैसा लगाएगा तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ही लगाएंगे, FNF। उसको कोई एंजल मिलना इतना आसान नहीं रहेगा। हो सकता है उसको कोई अपना जिस कंपनी में जॉब करता है उसका बॉस लगा दे कि यार इस लड़के पे मैं लगाना चाहता हूँ। तो जो लोग आपको इंटीमेटली ट्रस्ट करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे बिलीव करते हैं, वो लोग लगाते हैं पैसा, जो आइडिया स्टेज पे। तो उस स्टेज पे वेंचर कैपिटल भी नहीं लगाता। तो मीन दैट कि जो आपका एक आपने FNF बार बार यूज़ जो किया है आपने, मेरे हिसाब से ये 3F है, FFF, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल। कुछ लोग पागल बना के भी पैसे लेते हैं अपने बिजनेस को इनिशियल स्टेज पर रन करने के लिए। देखिए ऐसा है कि अब देखिए मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आता था, तो वो कहता था सर आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो मुझे लगता था पता नहीं बड़े यंग सी आवाज़ है, तो मैंने कहा, एक दिन मैंने उससे बोला कि चल तू कॉल सेट कर ले व्हाट्सएप पे ना, मैंने उससे कॉल सेट करी। तो मैंने कहा तू कहाँ से है? कहता है मैं अंडमान निकोबार में रहता हूँ। अच्छा। तो पोर्ट ब्लेयर के पास रहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा व्हाट इज़ योर एज? कहता है I'm 13। अच्छा। तो मैंने कहा तू करता क्या है? कहती मेरी मम्मी ने एक वो खोल के दिया हुआ है सलून, तो मैं वो सलून मैनेज करता हूँ, मुझे उसके लिए फंडिंग चाहिए। ओके। देखिए अब उसकी एस्पिरेशन है बंदे की, उसका एक्सपोजर है कि उसने शार्क टैंक देखा हुआ है उसने, तो उसको ये सारी टर्म्स पता है, मोनेटाइजेशन, स्टार्टअप, फंडिंग, तो वो मेरे तक कोशिश कर करके पहुंच गया। तो अब मैं उसकी, लेकिन कई ऐसे हैं जो जिनका काम ही है फंडिंग उठा के गायब हो जाना। तो अभी एक कंपनी थी जिसमें एक बहुत फेमस वेंचर फंड है, उसने 34 करोड़ डाले थे। तो मैंने उस फंड को बोला था, मैंने कहा शर्मा जी आप इसमें मत डालो, ये कंपनी का कुछ बिजनेस नहीं है, ये बस हवा है, बस पता नहीं कैसे सीरीज कर रख के बैठा हुआ है। तो उसने नहीं सुनी, उसने डाल दिया, वो 6 महीने में बंद हो गई। अब वो 6 महीने में 34 करोड़ रुपए कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। वो कैश बर्न हुआ कंपनी का, एम्प्लॉय सैलरी में गए, कहाँ गए। सो वो एक डार्क एस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री का। तो आपने देखा भी है, वो इतनी सारी कंपनीज के आते रहते हैं ना, गो मैकेनिक। तो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बिजनेस से पैसा कमाना इंडिया में वैसे ही बड़ा मुश्किल है। कस्टमर यहाँ पे बहुत प्राइस कॉन्शियस, वैल्यू कॉन्शियस, सर्विस कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस, तो कहते हैं कस्टमर से कमाने की बजाय इन्वेस्टर से ही कमा लो। करेक्ट। तो वो एक चीज़ है। हमारे इंडिया का कल्चर मेरे हिसाब से ये कि वो धंधा बनाने से पहले वो इन्वेस्टर के पास भागना स्टार्ट कर देते हैं। सभी जगह है, सभी जगह है। आप देखो यूएस में भी वो लोग, हार्वर्ड के बाहर आप जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सुंदर कैफेज बने हुए हैं। तो वहाँ पे जब वो आते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत मिलती हैं आपको। एक तो वहाँ पे इन्वेस्टर घूम रहा होता है। अच्छा। और वो एक पर्ची जो नैपकिन होता है वो लेके घूम रहा होता है, वो ऑफर कर देता है
$2 million की वैल्यूएशन पे आई पुट $500,000। उसको पता है ये हार्वर्ड का बच्चा है, इसका एलुमनाई नेटवर्क इतना बड़ा है कि आज मैं डाल दूंगा ना, इसने कुछ भी बना दिया, ये सीधा 5 मिलियन हो जाएगा मेरा। और दूसरा वहाँ पे मतलब आपका शो वैसे मतलब वहाँ पे गोल्ड डिगर गर्ल्स घूम रही होती हैं। अच्छा। कि उनको पता है कि ये हार्वर्ड का लड़का है, कल को कुछ करेगा तो इसको आज ही पकड़ लो। तो वो है, ये पूरी दुनिया में है, मतलब जहाँ पे भी एक्सपोजर है ना। और इंडिया तो आप क्या समझ रहे थे, इंडिया तो वर्ल्ड की टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है। और पॉपुलेशन आप देख लो तो लाखों में लोग होंगे, पूरा भरा हुआ है मतलब। करेक्ट। तो जैसे कि आज के टाइम पे अभी हमारी मोदी जी ने एक चीज़ स्टार्ट करी है G20, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? G20 है क्या एक्चुअली? G20 इज अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो 2008 में लीमन ब्रदर क्राइसिस आया था, तो वो एक ग्लोबल कंटेजियन बन गया था, ग्लोबल प्रॉब्लम थी। तो सब जो रिच कंट्रीज थी, जो मनी मैनेज करती हैं, जिनके इकोनॉमिक पॉलिसीज से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से वो अपनी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर सके। तो वो G20 बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि उसके अंदर जापान भी था, यूएस भी था, यूरोपियन यूनियन भी था, यूके भी था, यूएस भी था, और उसमें चाइना भी था, तो इंडिया भी था। तो लेकिन अभी क्या है कि जो वर्ल्ड की हवा है वो एशिया की तरफ जा रही है। इंडोनेशिया का ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट देखो, इंडिया का देखो, तो वियतनाम का देखो, वियतनाम $250 बिलियन की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मतलब 20 इयर्स पहले 1 बिलियन था, मतलब विद इन 20 इयर्स $250 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है हर साल। तो जो ये हवा जा रही है, तो नेचुरली जो इन बॉडीज की चेयरमैनशिप है, दे आर गिविंग इट टू कंट्रीज विच यू नो फ्यूचर में जिनका कुछ अच्छा नाम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जब इंडियन मार्केट बढ़नी शुरू हुई थी एज अ कंज्यूमरिस्ट मार्केट, सारी ब्रांड्स यहाँ आना चाहती थी, तो उस टाइम पे ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड दे दिया और सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स दे दिया। क्यों? इट इज़ अ वे ऑफ कमर्शलाइजिंग द मार्केट। तो वही है। तो आपको लगता है इससे G20 से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड कर रही है इस टाइम पे? G20 से कितना मिलेगी आई डोंट नो, बिकॉज जो इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। बट ये जो 500 मीटिंग्स हुई हैं और मोदी जी ने क्या करा कि दिल्ली को छोड़ के पूरी इंडिया में कराई है। तो उन्होंने ये कहा कि बिकॉज मोदी जी की शुरू से पॉलिसी है कि मैं दिल्ली सेंट्रिक नहीं गवर्नमेंट चलाऊंगा, मैं तो वो गुजरात में भी होगी, वो तमिलनाडु में भी होगी। आई थिंक उसका बेनिफिट तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। करेक्ट। तो सर अगर आप एक कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाहें कि इस जर्नी से कोई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको पता है 99% बिजनेस फेल जो होते हैं आज के टाइम पे किस वजह से होते हैं, और जो 1% जो बिजनेस आज के टाइम में सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में, उसका रीज़न क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, गलत बिजनेस प्लान बनाना इज द बिगेस्ट रीज़न जो स्टार्टअप 4-5 साल के बाद बंद हो जाती है, उससे आगे नहीं जा पाती। तो आप ये मत सोचो कि आपकी पहली कंपनी इलॉन मस्क की तरह हिट हो जाएगी। करेक्ट। आप पेशेंट गेम खेलो, छोटा गेम खेलो, पहले आप छोटा एंजल फंडिंग उठाओ, छोटा रिस्क लो, और सही इंडस्ट्री के लोगों को एसोसिएट करो, थोड़ा सा 1-1.5-2% इक्विटी बांटो, तो वो आप करो। कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस बनाने की कोशिश करो कि कल को इन्वेस्टर का पैसा चाहिए ही ना हो। कल को अपने पैरों पे अपने कंट्रोल रखो, बोर्ड पे खुद के डिसीजंस लो। तो वो टीम ऐसी बनाओ, तो उसके लिए फिर थोड़ा टाइम लगता है। फिर ये मत सोचो कि मेरे को यूएस की तरह क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस दिखानी है और फिर मेरे 5 गुना हो गई वैल्यूएशन, फिर 6 महीने में 10 गुना हो गई। वो गेम अगर आपको खेलना है तो वो गेम फिर ये देखो, या तो वो बहुत कैश बर्न वाला बिजनेस बनेगा जो बहुत फास्ट ग्रो करेगा, फिर वो बंद भी 2 दिन के अंदर हो जाएगा। करेक्ट, ये तो है। मतलब जिस दिन उसकी बत्ती बजेगी ना कि आज पैसा नहीं मिल रहा मार्केट से, वो गया, ठप हो जाएगा। मतलब उसकी वैल्यूएशन वीवर्क की तरह $47 बिलियन पे सॉफ्ट बैंक ने किया था इन्वेस्ट, और आज अभी जो लेटेस्ट हुई है वो शायद $50 मिलियन पे हुई है। तो वो हाल है।
करेक्ट। तो 99% जो रीजन है ये है कि उनका बिजनेस आइडिया सही नहीं होता और ये बिजनेस मॉडल ही गलत बनाया हुआ है। हाँ, और चल रही हैं, स्टार्टअप चल रही हैं, लेकिन क्या होता है वो जब थोड़ी बड़ी होती है ना तो उसके बाद कोई ना कोई समझदार आ जाता है वहाँ पे जो आपने इतने हायर किए होते हैं, तो बाई चांस वो मॉडल ठीक कर देता है या कुछ वो कोई जर्नी में कई बार क्या होता है कि वो मॉडल ठीक हो जाता है। जैसे यूरोपियन फिनटेक कंपनी थी वो क्लारना, तो 92 बिलियन की वैल्यूएशन लगी थी लास्ट, उसके बाद वो लॉसेस ही नहीं खत्म हो रहे थे। लेकिन अभी जो रिसेंट पिछले 1 साल में पिवट किया है, ऑसम, मतलब बहुत बढ़िया चल रही है। करेक्ट। तो सर आज के टाइम पे देखिए आपको पता है एक बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स है, जैसे जेप्टो है ना, और आज के टाइम पे ब्लिंकिट है, सेम चीज़ कर रहे हैं। बट पहले ब्लिंकिट आया जो कि पहले ग्रोफर था, लाइक उसके बाद जेप्टो लॉन्च हुआ। बट कोई इन्वेस्टर देखने से पहले उसको पता है मार्केट में ऑलरेडी ये बिजनेस रन हो रहा है, चल रहा है, तो फिर वो जेप्टो स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि वो अच्छी खासी फंडिंग उठा के ही आया है। तो देखिए जो टॉप 3 कंपनीज होती है ना किसी भी कंट्री में एक सेक्टर के अंदर, उनका प्रीमियम लगता है बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में। अलीबाबा, टेंसेंट, मतलब कहेगा अच्छा आप चाइना की 2nd नंबर की हो, चाइना की 1st नंबर की हो, तो उसकी वैल्यूएशन उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा कंट्री का जीडीपी कितना है, उसका कितना परसेंटेज मार्केट अलीबाबा हैंडल कर रही है, वो ऊपर से लगना शुरू होता है। फिर वो 2 बिलियन की जगह 200 बिलियन वाला गेम होता है। तो हर किसी को होता है टॉप 3 में घुस जाओ बस, उसके बाद तो टाटा हल्दीराम खरीद रहा है जो टॉप 3 में है। हल्दीराम टॉप 3 में, पेटीएम ने अभी प्रॉफिट शुरू किया, आज तक वो टॉप 3 में था, 45 करोड़ लोग यूज करते हैं पेटीएम, तो वो अब मेक माई ट्रिप टॉप 3 में आज तक लॉस मेकिंग है, तो वो लॉसेस हटाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो टॉप 3 में रहना चाहता है, क्योंकि नैस्डैक में लिस्टेड है यूएस में, वहाँ पे स्टॉक की वैल्यू बहुत है, तो पैसा वहीं से उठा लेता है। वो यहाँ पे लॉस हटा के क्या करेगा, वो टॉप 3 चाहिए उनको, इन्वेस्टर्स को चाहिए, हमने टॉप 3 में डाला हुआ है। उसकी आज के टाइम पे इसलिए जितने फिनटेक स्टार्टअप्स है, चाहे पेटीएम, फोन पे और ये गूगल पे, आज के टाइम पे तो ये 3 प्लेटफॉर्म जो है टॉप 3 में आते हैं, इसलिए मेजर इन्वेस्टर्स उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं जो आप टॉप 3 में चल रहे हैं। टॉप 3 में चल रहे हैं, आपकी परसेंटेजेस में मार्केट शेयर है 10%, 14%, वो ऐसी कंपनी को कौन छोड़ेगा, पैसा बहुत है दुनिया में ऐसी कंपनीज के लिए। करेक्ट सर। अगर कोई कंपनी जैसे आपने बताया सीरीज डी तक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आईपीओ आता है या उसके बाद कोई सीरीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स का रहता है? वो प्राइवेट भी चला सकते हो आप, जैसे जियो में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ $25 बिलियन, 26 बिलियन कोविड के टाइम पे, तो वो आज तक प्राइवेट रख के बैठे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं हमें क्या, स्टॉक मार्केट पे जाने के नुकसान भी बहुत है। एक तो आपको अपनी हर न्यूज रिपोर्ट को मॉनिटर करना पड़ता है स्टॉक गिर ना जाए, क्योंकि गिर के उठाना बहुत मुश्किल होता है स्टॉक को, एक बार गिर जाए तो आपको मार्केट मेकिंग हमेशा करनी पड़ती है। तो दूसरा आपकी लाइमलाइट रहती है, जो भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो हमेशा लिस्टेड कंपनीज का ध्यान रखती हैं, मतलब लिस्टेड की कोई न्यूज़ आती है उसको जरूर छापती है, तो प्राइवेट रखने के एडवांटेजेस हैं। तो वो प्राइवेट चल रहा है तो चलाई जाओ, बाकी सीरीज C, E, D, F जितना मर्जी कर लो। तो जैसे कि आज के टाइम में सर जो कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपकी नज़र में उसको LLP पे जाना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड पे जाना चाहिए? नहीं, LLP पे फंडिंग नहीं हो पाएगी ना, बिकॉज शेयर्स ही नहीं होंगे कंपनी के, तो वो बटेंगे कैसे? वो एग्रीमेंट के बेस पे जैसे LLP में होता है कि 30% तेरा है, 40% मेरा है, वो यू नीड शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट, मेरे डीमैट में शेयर होने चाहिए। जैसे कि 100 शेयर्स अलॉट करते हैं, जैसे कि पेड ऑफ कैपिटल एक ऑथराइज कैपिटल हर कंपनी का होता है, तो इनिशियली अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो ऑथराइज कैपिटल कितना होना चाहिए? 1 लाख से लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद जब पहली फंडिंग लेते हैं तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथराइज बढ़ा देते हैं, उसमें से वो पेड अप उतना कर देते हैं जितना एंजल ने डाला है या फ्रेंड्स एंड फैमिली ने डाला है। ओके, तो सर जैसे 100 शेयर्स होते हैं तो 10-10 रुपए के 10 रुपए के 100 शेयर्स, तो अगर कोई फाउंडर 50 रखता है, 50 डाइल्यूट करता है, तो 50 वो 100 रुपीज के शेयर 10 रुपए के हिसाब से सेल नहीं करता, वो फ्यूचर वैल्यूएशन के हिसाब से सेल करता है। नहीं, उसमें क्या होता है कि अगर वो अपने 100 शेयर में से 50 बेचेगा तो जो इन्वेस्टर का पैसा है वो उसके पर्सनल अकाउंट में आएगा, वो कंपनी में नहीं आएगा। लेकिन इन्वेस्टर चाहता है कि मेरा पैसा कंपनी के एक्सपेंशन में जाए, मेरे को तेरे को पर्सनल एग्जिट नहीं देना, तो अपना एग्जिट बाद में सोचना।
तो कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करती है। वो कहती है 100 शेयर 10 रुपए के थे, हमने 100 और इशू करे 3,000 रुपए के। ओके। तो वो फिर इन्वेस्टर ले लेता है। अच्छा। मान लो 100 शेयर आपने और इशू कर दिए, तो फाउंडर के पास 50% रह गए, 200 में से 100 रह गए, और बाकी जो 100 थे वो प्रीमियम पे चले गए इन्वेस्टर के पास। ओके, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हम बढ़ते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। वो कोई लिमिट सेट होती है? कोई लिमिट नहीं है। ओके। नहीं, स्टॉक आईपीओ तक करते करते तो करोड़ों में होते हैं। अच्छा, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप लाखों करोड़ों भी बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अपनी वैल्यू लगा के उससे फंड ले सकते हैं। करेक्ट। तो सर आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करता है, और कैसे एक एंजल इन्वेस्टर तक पहुंचा जाता है, कैसे सीरीज स्टार्ट होती है, और कैसे आईपीओ में जाता है। तो सर अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को, क्योंकि आज के टाइम पे ग्रेजुएशन करने के बाद लोग क्या करते हैं, जॉब देखते हैं, तो मेरा ओपिनियन ये रहता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जो 3 साल का पीरियड है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का पीरियड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ तो बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद नेचुरली कई लोगों की फैमिली सिचुएशन नहीं होती कि फादर कह दे कि मैं तेरे को 50 लाख लगाता हूँ, 10 लाख लगाता हूँ। तो अब कई मार्क ज़करबर्ग टाइप के लोग बोलते हैं मैंने तो कॉलेज ही छोड़ दिया था। भाई तो कॉलेज का पूरा बेनिफिट लेके छोड़ा था ना, सारे लोगों से पैसा डलवा दिया, सारा नेटवर्क वहाँ से बना लिया अलुमनाई से। वो तो उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी, उसको फिर लगा पढ़ाई से ज़्यादा मेरे को सीधा 50-50 मिलियन डॉलर मिल रहे हैं। वो बाकी 90 एक फिगर आई थी, रिसर्च आई थी, 95% जो सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करी है। they have taken their studies, they have done their studies। तो मैं किसी को नहीं बोलता कि आप पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई के, लेकिन वो है कि कौन सा पढ़ाई का क्या बेनिफिट है आपको। इंडिया में कई बार क्या होता है, अगर आप ग्रेड बी कॉलेज से कर रहे हो और टीचर ही इतने थके हुए होते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे आपको, सब आप ही अपना घिस घिस के पढ़ रहे होते हो, तो वो एक रहता है। बाकी तो यही मतलब मैं बोलना चाह रहा था। हाँ, तो मेरा भी ओपिनियन यही कि अगर आपको मतलब जो आज कॉलेज के साथ साथ आप कॉलेज के साथ साथ आप ग्रेजुएट करते हैं तो ग्रेजुएटप्रेन्योर बन सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे नॉलेज मिलेगी। कोई स्टार्ट अगर कोई जॉब करने के लिए जाता है तो उसका माइंडसेट अलग रहेगा। बिल्कुल। तो उससे जॉब में भी हेल्प मिलेगी और एक एंटरप्रेन्योरशिप में जर्नी में भी, स्टार्टअप में भी। बिल्कुल। तो सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी कम्युनिटी को? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप बहुत ही मैलिएबल किस्म की चीज़ होती है, मतलब इन द सेंस कि फंजिबल चीज़ होती है कि बंद भी हो सकती है, हो सकता है आपको सही टाइम पे इन्वेस्टर ना मिले, हो सकता है आपको कई बार कोविड आ गया तो 45% बंद हो गई सीधा। तो आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आप अपना एक डिसिप्लिन तरीके से हेल्थ पे भी ध्यान दो, आप जो आपके रिलेशनशिप्स आप बना रहे हो टीम में उन पे भी ध्यान दीजिए, और बिजनेस को एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह आप करो तो आपको सक्सेस मिलने का ज़्यादा चांस है। बिकॉज बहुत सारे लोग माइंड लगाएंगे अपना और उन सबका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड होगा, उनको कुछ ईसॉप मिला होगा, तो आप उस तरह से करोगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे कि मेंटल हेल्थ, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस आ रहा नहीं है, घर वालों से ताने सुनने को मिल रहे हैं, आस पड़ोस वाले कह रहे हैं कि तेरे साथ का लड़का अच्छी जॉब कर रहा है और तू वहीं का वहीं है, 3 साल तेरे को हो चुके हैं। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम में आता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं, मेंटल हेल्थ ज़्यादा। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसे इससे इम्प्रूव करें, ओवरकम हो? हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए मतलब मेरे ख्याल से आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा अपने टाइम दें, पीसफुल टाइम, सुबह के टाइम सबसे पीसफुल होता है। आप थोड़ा सा योगा करें, अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप, तो आपकी स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा बहुत नेचर में भी टाइम बिताएं, आप थोड़ा वॉक करें पार्क में, थोड़ा लोगों से मिलें, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आजकल स्मार्टफोन का टाइम है, इतनी स्क्रीन्स का टाइम है, आप कभी लैपटॉप पे हो, कभी मोबाइल पे हो, और हमेशा फाउंडर पैनिक में रहता है कि नहीं मेरा धंधा है, मेरे को तो रात को 10 बजे की कॉल भी उठानी है, मेरे को तो 12 बजे की भी उठानी है, तो योर हेल्थ गोज डाउन। करेक्ट। तो फिर आप टीम को लीड कैसे करोगे अगर आपकी सबसे बेकार हेल्थ होगी उसमें? तो
तो इस वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा सा टेक इट इजी है, पेशेंस रखें, ज़रूर ना सोचें कि पहली वाली स्टार्टअप ही छक्के मार देगी, तो वो है, और थोड़ा हेल्थ पे बैलेंस करके चलना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे ना जो स्टार्टअप करते हैं वो एक स्टार्टअप एक जो कंपनी स्टार्ट करे तो उनको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, तो मेरे हिसाब से वो ना क्या करते हैं कि स्विच करते रहते हैं बिजनेसेस, ये नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो दूसरा। तो मेरे ओपिनियन से यही रहता है कि आप बिजनेस करने का तरीका बदलें, ना कि बिजनेस बदलें। हाँ, क्योंकि उससे मार्केट का पता चलेगा, मार्केट में चल क्या रहा है, आप क्या दे सकते हो मार्केट को। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपको ट्राई करना है तो पूरा बिजनेस पलटने की बजाय आप बिजनेस करने के तरीके चेंज करो। आई एग्री विद यू, बिल्कुल। क्योंकि उससे इन्वेस्टर का भी लॉस नहीं होगा और इन्वेस्टर भी आपके साथ लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा, क्योंकि तुरंत बिजनेस धंधा बदलने से इन्वेस्टर भी एग्जिट, उसका पैसा भी खराब, आपका ट्रस्ट भी खराब, मार्केट से दोबारा इन्वेस्टमेंट मिलना मुश्किल है। आई एग्री विद यू देयर, बिल्कुल। सो काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके। सर ने काफ़ी नॉलेज शेयर किया कि कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, फंडिंग रेज करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर से डायरेक्टली बात करनी है तो सर की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कुछ अगर क्वेश्चंस रह गए तो आप कमेंट में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।